तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों फिजिक्स का जो आज हम चैप्टर इस क्लास में कवर करेंगे वो होने वाला है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों एक काफ़ी शानदार और एक बड़ा चैप्टर है। इसमें हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट फार्मूलास एंड लॉस है इसको 1 से लेके 1.5 आवर्स में यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट क्लास को करने के बाद में आपको यहाँ पर प्रैक्टिस क्लास भी देखने को मिल जाएंगी, जिसमें हम टॉप 30 MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे और टॉप 20 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो शुरुआत करें दोस्तों। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम कवर करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर्स में क्या होता है, ओम्स लॉ हमारा क्या होता है, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी को समझेंगे, ओम्स लॉ के लिमिटेशंस को देखेंगे। ठीक है, फिर हम पहुंचेंगे रेजिस्टिविटी अलग अलग मटेरियल्स के लिए क्या होती है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर किस प्रकार से डिपेंडेंस होती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है। ठीक है, रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर सीरीज एंड पैरेलल में कैसे होता है इसको समझेंगे। फिर हम पहुंचेंगे सेल्स ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, सेल्स का यहाँ पर जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं सीरीज एंड पैरेलल तरीके से तो वो कैसे होता है, और लास्ट में जब हमको देखने को मिलेगा यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज, एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पर इस चैप्टर के लिए। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज, यहाँ से क्वेश्चंस देखने की पॉसिबिलिटी सबसे हाई होती है। ठीक है, और लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर क्या होता है इसको भी समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस चैप्टर की इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है किसी भी कंडक्टर में उसके क्रॉस सेक्शन से। ठीक है, तो मान लो दोस्तों ये हमारे पास में एक कंडक्टर है और इसके इस क्रॉस सेक्शन से जो हमें यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज जो देखने को मिलता है पर यूनिट टाइम में, उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है जो हमें यहाँ पर किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से देखने को मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो दोस्तों यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है ये फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज अपॉन यहां पर टाइम होता है, यानी कि रेट होता है पर यूनिट टाइम में फ्लो ऑफ चार्ज की। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट, जिससे हमको यहां पर पहला हमारा फार्मूला मिल जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं और आई इज इक्वल टू क्यू यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम में, यानी कि इसकी रेट हो गई किसकी, चार्ज की फ्लो की, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट आई। ठीक है, तो आई इजिकल टू क्या मिल गया हमको, आई इजिकल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, अब यहां से अगर मान लो भाई हमारा जो यहां पर इस कंडक्टर में फ्लो ऑफ जो चार्ज है इस क्रॉस सेक्शन से वो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज कांस्टेंट नहीं है, ऐसे में हम इसे क्यू अपॉन टी ना कहकर क्या बोलेंगे, डी क्यू अपॉन डी टी कहते हैं। ठीक है, अगर चार्ज का फ्लो कांस्टेंट है तो हम इसे क्यू अपॉन टी कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज कांस्टेंट नहीं है तो उसे डी क्यू अपॉन डी टी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट आई होता है। ठीक है, यहां से हम एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं इसकी, हमें मालूम है भाई, हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ा था कि जो हमारा क्यू चार्ज है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, टाइम की यानी कि टी की क्या होती है, सेकेंड होती है। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की क्या यूनिट मिल जाएंगी, कूलाम पर सेकेंड देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, कूलाम पर सेकेंड। ठीक है, अब दोस्तों कूलाम पर सेकेंड तो इसकी यूनिट होती ही है, लेकिन दोस्तों साइंटिस्ट के नाम पर एक यूनिट इसे और दी गई, वो कहते हैं उसे क्या, एम्पियर, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं एम्पियर को। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम में, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होती है उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, जिससे हमको पहला फार्मूला मिल गया क्या, आई इजिकल टू क्यू अपॉन टी। क्लियर है, तो भैया आई जो हमारा होता है 1 एम्पियर क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको बोला जाता है दोस्तों कि एक सेकेंड में किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से अगर मान लो 1 कूलाम चार्ज का फ्लो होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम देखते हैं कि डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है, हम यहाँ पर 2 प्रकार के करंट से डायरेक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हमें शुरुआत में यहाँ पर करंट की अवधारणा आई थी तो हमने उसे कन्वेंशनल करंट बोल दिया, और जब हमने माना था कि भाई करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ यहाँ पर जो है इसकी डायरेक्शन होती है। लेकिन बाद में भाई हमें पता लगा कि भाई जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर जो मूव होता है उसके कारण यहाँ पर करंट फ्लो होता है।
ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। फिर हमने यहाँ पर डिसाइड किया कि भाई जो हमारा कन्वेंशनल करंट था ना वो तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा था, ठीक है भाई, उसको तो हम चेंज नहीं करते। अगर इसको चेंज करने जाएंगे तो बहुत सारे यहाँ पर लॉस नियम हमको चेंज करना पड़ जाएगा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि भाई जो हमारा करंट था वो कन्वेंशनल करंट होता है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। लेकिन फिर हमने बोला कि जो इलेक्ट्रॉनिक करंट, हमें अभी पता लगा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन के जो गमन होता है ना इलेक्ट्रॉनिक करंट, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। फिर हमने बोल दिया कि भाई कन्वेंशनल करंट, अगर मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो हमारा कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी कि वो अपोजिट टू फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन मेरा मान लो इस दिशा में जा रहा है तो जो मेरा आई कन्वेंशनल करंट है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ये होता है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। क्लियर है? ये हमने देख लिया। इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ जाता है, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज किसके तरफ यहाँ पर आकर्षित, यानी कि अट्रैक्शन महसूस करेंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ। क्लियर है ना कि इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट में होती है। क्लियर है? डायरेक्ट याद हो जाएगा। यहां से आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम आते हैं हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर। क्या होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? तो दोस्तों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है ये टोटल एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज में किसी भी सोर्स से, यानी कि बैटरी या सेल से जो चार्ज यहां पर यूनिट चार्ज में जितना भी यहां पर एनर्जी सप्लाइड होता है, यानी कि मान लो भाई यूनिट चार्ज है हमारे पास में Q=1, तो इसके द्वारा जितना हम यहाँ पर वर्क करेंगे उसी को क्या बोलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो होता ये है दोस्तों, जैसे हमारे पास में एक सर्किट है, इस सर्किट को जब हमने यहाँ पर इस सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पर यूनिट चार्ज द्वारा इसके जितना भी यहाँ पर कार्य किया जाता है वो यहाँ पर क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो भैया यही चीज तो हमने किस में देखी थी, पोटेंशियल डिफरेंस में भी तो यही देखा था, V=W/Q। ठीक है। तो यानी कि भैया यहां पर हमको ये समझ में आया कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ है वो किसी भी सर्किट का मैक्सिमम वैल्यू होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, पूरे सर्किट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी पोटेंशियल डिफरेंस की उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता था वो तो किसी भी पॉइंट के लिए हो सकता था, मान लो ये 2 पॉइंट ए और बी है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। लेकिन जो ईएमएफ होता है वो पूरे के पूरे सर्किट का यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है इस सर्किट की, सर्किट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की, उसी को क्या बोला जाता है, ईएमएफ। ठीक है, जिसे हम ईएमएफ को ई से डिनोट कर दिया भाई, तो ये ई इजिकल टू हमारा W/Q हो जाता है। अब E इजिकल टू W/Q जो होता है, यहां से हम इसकी एसआई यूनिट निकाल लो। W के लिए एसआई यूनिट क्या होती है, W की एसआई यूनिट होती है जूल, और जो हमारा Q जो चार्ज है इसकी यूनिट होती है क्या होती है, कूलाम होती है। तो हमको यहाँ पर EMF की एसआई यूनिट क्या देखने को मिलेंगी, जूल पर कूलाम। ठीक है, और यही चीज तो भैया हमने किस में देखी थी, पोटेंशियल डिफरेंस V इजिकल टू W/Q में भी देखी थी भाई, इसकी भी यूनिट जूल पर कूलाम होती है। लेकिन साइंटिस्ट के नाम पर इसको भी एक ईएमएफ एंड जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V है, इन दोनों की ऐसा यूनिट सेम होती है, क्या होती है, वोल्ट या फिर जूल पर कूलाम। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो दोस्तों आगे चलते हैं कि जो हमारा 1 वोल्ट यहाँ पर ईएमएफ है वो क्या होता है। तो अगर मान लो 1 कूलाम का यहाँ पर चार्ज है, उसके द्वारा मान लो 1 जूल का कार्य हम करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, 1 वोल्ट का यहाँ पर ईएमएफ कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब चलो आगे, अब आते हैं दोस्तों ओम्स लॉ पर। ठीक है दोस्तों, ओम्स लॉ क्या स्टेट्स करता है यहाँ पर कि भाई जो करंट होता है ना, किसी भी मान लो हमारे सर्किट में जो करंट का फ्लो होता है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रोवाइडेड बाय फिजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है इसमें ये रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, कैसे भाई, क्या बोलता है वो ओम्स लॉ कि जो हमारा कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी सर्किट का, उसमें जो यहाँ पर करंट प्रोवाइड हो रही है ना, करंट जो फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि V∝I हो जाएगा। तो इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लेके आते हैं जिसे हम R कहते हैं, V इजिकल टू RI हो जाता है ये। ठीक है, तो भैया ये R क्या है, ये R होता है दोस्तों इस सर्किट का लिए रजिस्टेंस। ठीक है, R क्या होता है, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो यहां से आपको जो ओम्स लॉ से क्या देखने को मिल गया है कि जो इसमें करंट फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के, V∝I। जब इस प्रोपोर्शन को हमने हटाया तो एक यहां पर कांस्टेंट आ जाता है R,
तो ये क्या हो जाता है, V इजिकल टू आर आई। और R क्या देखने को मिलेगा यहाँ से, V अपॉन आई। और R क्या है, मेरा रजिस्टेंस है, क्लियर है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्ट्स में। I क्या है, करंट होता है जो फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में, तो ये एम्पियर में होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों ओम्स लॉ से जो हमें V इजिकल टू आर आई देखने को मिला, इसमें जो R है इसके बारे में पढ़ते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस के बारे में, कि R इजिकल टू जो V अपॉन आई देखने को मिला ये क्या होता है। तो पहली चीज बात करते हैं दोस्तों कि रेजिस्टेंस क्या है, R क्या है। तो ये दोस्तों किसी भी कंडक्टर या मटेरियल के लिए प्रॉपर्टी होती है। क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो ये दोस्तों फ्लो ऑफ करंट को रजिस्ट करता है, यानी कि ये फ्लो जो होता है करंट का उसको प्रवाहित करता है, उसको अपोज करता है, उसका विरोध करता है, ठीक है, क्लियर है। रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस की, ठीक है। क्योंकि आप देखो दोस्तों रजिस्ट या इसका ये अपोज कैसे कर रहा है, जैसे हमने अभी देखा V इजिकल टू हमारा क्या आता है, आर आई। तो R क्या देखने को मिलेगा ऐसे, V अपॉन आई। तो भाई हमारा जो है ना, अगर यहां पर अगर बात करें कि हमारा I इजिकल टू क्या हो जाएंगे ऐसे, V अपॉन आर। तो जैसे ही हमारा ये रेजिस्टेंस R बढ़ता है तो हमारा जो यहां पर जो इसमें करंट फ्लो होता है वो घट जाएगा, ठीक है। I इजिकल टू V अपॉन आर, क्योंकि ये इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, ठीक है। तो ऐसे में हमें यहां पर जो करंट का फ्लो है वो रजिस्ट या अपोज होते हुए दिखता है किसी भी सर्किट में, अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां से दोस्तों R इजिकल टू V अपॉन आई से, भाई V तो हमारा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस था जिसकी एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट है, और I हमारा जो करंट है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो यहां से आपको देखने को मिल जाएंगे कि रेजिस्टेंस की जो यानी कि R की जो एसआई यूनिट होंगी वो वोल्ट पर एम्पियर होंगी, ठीक है। तो एक ऐसा यूनिट तो होती है इसकी वोल्ट पर एम्पियर, लेकिन ये हमें रेजिस्टेंस कहां से मिला था भाई, ओम्स लॉ से आया था। तो हमने इसकी एक ऐसा यूनिट इसको दे दी कि ओम भी इसकी ऐसा यूनिट होंगी जिसका यहां पर सिंबल होगा इस प्रकार से ओम, ठीक है, क्लियर है। तो रेजिस्टेंस की हमने यहां पर दो ऐसा यूनिट देख ली, वोल्ट पर एम्पियर, या फिर बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम। ये ओम काफी इंपॉर्टेंट होती है, इसका काफी यहां पर यूज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो एक ओम का रेजिस्टेंस है वो क्या किस प्रकार से डिफाइन होगा। तो दोस्तों हमें मालूम है कि V इजिकल टू क्या होता है, आर आई, जहां से हमें R इजिकल टू V अपॉन आई देखने को मिलता है। तो भैया ये I क्या है, करंट का फ्लो होता है इस सर्किट में। तो भैया I अगर मेरा 1 एम्पियर का है तो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर मान लो 1 एम्पियर की धारा यहां पर प्रवाहित होंगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर हम देखते हैं रेजिस्टेंस के लिए यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो हमने ओम्स लॉ में पढ़ के आए V इजिकल टू आर आई, ठीक है। तो ये V और I हमारा जो x एक्सिस और y एक्सिस पर यहां पर हमने इसको यहां पे ड्रॉ किया। तो जैसे मेरा ये x एक्सिस पर इस धारा का यहां पर यानी करंट का यहां पर फ्लो हो रहा है, और ये क्या है, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है y एक्सिस पर। तो जो रेजिस्टेंस होता है ना दोस्तों, ये एक लीनियर लाइन पर होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो स्लोप देखने को मिलता है दोस्तों, रेजिस्टेंस का स्लोप हमें R इजिकल टू V अपॉन आई होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम यहां पर करंट और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस को यहां पर x एक्सिस और y एक्सिस से इंटरचेंज कर देते हैं, तो जो हमें यहां पर लीनियर लाइन पर जो स्लोप देखने को मिलता है ये R का नहीं बल्कि फिर 1 अपॉन R का ये स्लोप कहलाता है, ठीक है। 1 अपॉन R बराबर इसे यहां पर I अपॉन V हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले दोस्तों, अब बात करते हैं जो हमने अभी रेजिस्टेंस R देखा, इसको कौन कौन से यहां पर फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला जो फैक्टर यहां पर रेजिस्टेंस को प्रभावित करता है वो है लेंथ, ठीक है। तो दोस्तों किसी भी कंडक्टर की जो लेंथ होती है ना वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मान लो ये हमारा कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, तो जो रेजिस्टेंस होगा इस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है कि अगर लेंथ अगर बढ़ेगी किसी भी हमारा कंडक्टर की या मटेरियल की, तो उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। क्या होता है, रेजिस्टेंस जो R है मेरा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। तो R प्रोपोर्शनल टू L मिल जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, क्लियर है। दूसरा जो फैक्टर आता है रेजिस्टेंस को जो अफेक्ट करने वाला वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। जैसे ये हमारा एक कंडक्टर है और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या है, इस कंडक्टर के लिए क्रॉस सेक्शन है। तो इसका जो एरिया होता है, इसके एरिया को हम नाम दे देते हैं कि भैया एरिया इसका A है।
तो जो रेजिस्टेंस आर होता है ना वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमारा अगर R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के एरिया से, तो इसका मतलब यह है कि एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि एरिया बढ़ेगा तो जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस यहां पर कम हो जाएगा। अगर उसका हम जो एरिया को घटा देंगे, एरिया कम है इसका, जितना एरिया कम होगा ना इस कंडक्टर का, तो इसका एरिया कम होने से इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और एरिया जितना इसका बड़ा एरिया होगा, ये क्रॉस सेक्शन का जितना ये बड़ा एरिया होगा ना, ऐसे में इसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, क्लियर है। बस आपको दो ही चीज याद रखना है कि कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, और इसके जो क्रॉस सेक्शन का जो एरिया ए है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको ये दोनों कंडीशन से ये समझ में आया कि भैया जो R मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के था और जो रेजिस्टेंस था इनवर्सली प्रोपोर्शनल था उसके क्रॉस सेक्शंस के एरिया के, तो इन दोनों कंडीशन से क्या मिला हमें कि R प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा L/A, ठीक है। और जब हम इस प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो हमको एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा इसके बीच में, तो R बराबरी से जो हम कांस्टेंट लेके आते हैं यहाँ पर वो उसे बोलते हैं रो, ठीक है, रो L/A। अब ये रो क्या होता है, तो दोस्तों रो होता है यहाँ पर रजिस्टिविटी, ठीक है, रजिस्टिविटी अभी उस पर बात करेंगे। देखो R प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा, हमने यहाँ पे इस प्रोपोर्शन को हटाया तो ये कांस्टेंट लेके आया रो, तो R इजिकल टू क्या बन गया हमारे पास में, रो L/A, ठीक है। अब इस रो को हम निकाल लेंगे यहाँ पे, तो इस R और A का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो RA और ये जो L है इसके अपॉन में आ जाएगा, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA/L, क्लियर है। अब ये रो क्या है, रो होता है दोस्तों रजिस्टिविटी, ठीक है। अब दोस्तों यहां से देखो, अगर इस रजिस्टिविटी क्या होता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसकी एसआई यूनिट देख लेते हैं। तो दोस्तों रो जो हमारा रजिस्टिविटी है इसकी एसआई यूनिट निकालने के लिए RA/L से हम यहां पर ड्राइव करेंगे इसकी यूनिट क्या होती है। तो भैया R की तो हम अभी देख के आए ना यार, जो रजिस्टेंस है उसकी एसआई यूनिट ओम होती है, जो A यानी एरिया है उसकी क्या हो जाती है, लेंथ इंटू ब्रेथ से मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएंगी, और लेंथ जो है उसकी मीटर होती है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो बचेगा क्या, ओम मीटर। यानी कि जो हमारा रजिस्टिविटी है रो उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ओम मीटर कैसे आया समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट हो गई ओम मीटर, ठीक है। आप बात करते हैं दोस्तों कि ये जो रजिस्टिविटी यानी कि रो है ये कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड्स करती है। तो जो दोस्तों जो रो होती है ना यानी कि रजिस्टिविटी, वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है रजिस्टिविटी, ठीक है, कि नेचर क्या है मटेरियल का, वो कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है, उस पर ये डिपेंड करती है कि रजिस्टिविटी उस मटेरियल के लिए कितनी क्या होंगी, ठीक है। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है कि भाई मटेरियल का टेम्परेचर कितना है, कम है, ज्यादा है, उस पर भी ये डिपेंड करती है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि जो हम रजिस्टिविटी देख रहे हैं उसके आधार पर मटेरियल्स यहाँ पर 3 प्रकार से हमने यहाँ पर इनको क्लासिफाइड किया है। पहला जो आता है कंडक्टर्स, अगर भाई किसी मटेरियल्स का जो है ना रजिस्टिविटी यानी कि ओम मीटर में जो होता है इसकी यूनिट, वो अगर 10⁻⁻8 से लेके 10⁻⁻6 तक अगर है रजिस्टिविटी देखने को मिलती है, तो इसके एग्जांपल्स क्या होता है, ये कंडक्टर कहलाते हैं, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। तो इसकी क्या की फीचर्स है कि भाई जो कंडक्टर होता है ना 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6 ये लो रजिस्टिविटी में आता है, ठीक है। इसकी रजिस्टिविटी यानी कि रो का मान कम होता है, और इसकी कंडक्टिविटी जिसे हम अभी पढ़ेंगे आगे सिग्मा कहते हैं, ठीक है, सिग्मा से डिनोट करेंगे कंडक्टिविटी को, और रो से डिनोट कर रहे हैं हम क्या को, रजिस्टिविटी को, ठीक है, सिग्मा से जो है कंडक्टिविटी को। तो दोस्तों इसमें लो रजिस्टिविटी होती है कंडक्टर में, और जो हमारा कंडक्टिविटी देखने को मिलती है इस कंडक्टर के लिए वो हाई होती है। तो हम इसका जो यूज करते हैं वायर्स और सर्किट्स को बनाने में करते हैं, ठीक है, कंडक्टर्स का उपयोग, क्लियर है। दूसरा जो यहां पर देखते हैं सेमीकंडक्टर्स, इसकी जो रजिस्टिविटी होती है दोस्तों 10⁻⁵ से लेके 10⁻³ तक होती है, जिसके एग्जांपल्स होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। अगर इसकी रजिस्टिविटी की बात करें तो ये डिक्रीज होती है टेम्परेचर पर, और इनका उपयोग कहां होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के निर्माण में होता है, ठीक है।
अगला जो टाइप आता है इसमें इंसुलेटर का, जिसकी रजिस्टिविटी सबसे ज्यादा हाई देखने को मिलती है, 10⁸ से लेके 10⁻16 तक इसकी रजिस्टिविटी की रेंज होती है। और इसके एग्जांपल्स में रबड़, ग्लास, माइका, ये सब इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स है। इसमें हाई रजिस्टिविटी और ऑलमोस्ट नो यहाँ पर कंडक्टिविटी देखने को मिलती है, ठीक है। कंडक्टिविटी लगभग इनमें नहीं होती है, ठीक है। इनका उपयोग यहाँ पे इंसुलेशन के जो मटेरियल्स होते हैं उसके निर्माण में किया जाता है, ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट हो सकते हैं, अभी हमने देख ली भाई जो रो हमारा रजिस्टिविटी है इसकी जो यूनिट होती है क्या, ओम मीटर होती है, क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। रो इजिकल टू RA/L होता है, ये भी हमने डिराइव कर लिया, ठीक है। तो यहां से अब हम देखते हैं दोस्तों कि जो रजिस्टिविटी होती है ना वो मटेरियल स्पेसिफिक होती है, मतलब मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करेंगे कि भाई कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है कि इंसुलेटर है, उस पर डिपेंड करती है रजिस्टिविटी, यानी कि हमने अभी देख के आए थे। और जो ये इंडिपेंडेंट मतलब साइज और शेप से उसका लेना देना नहीं है, ठीक है। साइज और जो उसका शेप होता है उससे इंडिपेंडेंट होती है रजिस्टिविटी, वो डिपेंड करती है कि उसका नेचर क्या है मटेरियल का, ठीक है। अब टेम्परेचर की बात करते हैं कि ये टेम्परेचर पे किस प्रकार से डिपेंड करेंगी रजिस्टिविटी, ठीक है, यानी कि रो। तो दोस्तों कंडक्टर के लिए टेम्परेचर में हम यहां पर देखो, जो हमारा कंडक्टर होता है ना, अगर उसका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो रजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी भी बढ़ेंगी किसकी, कंडक्टर की। लेकिन सेमीकंडक्टर में उल्टा हो जाता है, यहां पर अब टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर का तो उसकी रजिस्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और इंसुलेटर में क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर देती है, ऑफन वेरी हाई रजिस्टिविटी होती है, ठीक है। इंसुलेटर तो हमें मालूम है कि भाई इसकी तो सबसे ज्यादा यहां पर क्या होती है, रजिस्टिविटी होती है। लेकिन क्या होता है, थोड़ा बहुत यहां पर स्लाइटली डिक्रीज देखने को मिल जाता है इसमें भी, ठीक है, इसकी रजिस्टिविटी में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो। लेकिन वैसे तो इसकी सबसे ज्यादा हाई होती है। अब बात करते हैं यहां पर डिटेल में कि जो टेम्परेचर डिपेंडेंस किस प्रकार से रजिस्टिविटी को प्रभावित करता है, इसको देखते हैं। तो जो हमारा कंडक्टर्स होता है, जैसे हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि भाई कॉपर और सिल्वर है हमारे पास में, तो जो रजिस्टिविटी इंक्रीज होती है यहां पर, अगर टेम्परेचर बढ़ाया है इस कंडक्टर का तो रजिस्टिविटी भी बढ़ेंगी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने पर रजिस्टिविटी भी बढ़ती है, क्लियर है। क्यों, ड्यू टू द इंक्रीज्ड थर्मल वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स, ठीक है, क्योंकि इसकी जो थर्मल वाइब्रेशंस होती है ना एटम्स की, वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण यहां पर कोलिजन्स बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसके कारण ये मोर रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। इसका यहां पर मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन होता है दोस्तों वो क्या होता है, जैसे रो हमारा रजिस्टिविटी, टेम्परेचर के लिए टी हमने ले लिया, तो रो टी इजिकल टू रो जीरो 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो। अब ये अल्फा क्या है, तो अल्फा ये कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट्स होता है रजिस्टिविटी का, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस में होता है अल्फा का मान। तो कंडक्टर के लिए जो अल्फा का वैल्यू जो होती है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए कंडक्टर्स के लिए, क्लियर है। ये फार्मूला आप याद कर सकते हैं, ठीक है, कहीं पर भी हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में इसकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, क्लियर है। आगे दोस्तों अब हम देखने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर पे यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए रजिस्टिविटी किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो दोस्तों सेमीकंडक्टर का हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि सिलिकॉन और जर्मेनियम कोई सेमीकंडक्टर्स हैं हमारे पास में। अगर इसका टेम्परेचर दोस्तों हम बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर का तो जो रजिस्टिविटी रो है ना वो डिक्रीज होती है, ठीक है, ड्यू टू मोर फ्री चार्ज कैरियर्स। इसमें क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं इसका अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें जो फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो जनरेट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से इसका क्या होता है, रजिस्टिविटी घट जाती है और कंडक्टिविटी इसकी थोड़ी बढ़ जाती है, क्लियर है। इसमें क्या होता है, अल्फा जो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ये लेस देन 0 होता है, ठीक है, अल्फा लेस देन 0, क्लियर। बात करते हैं इंसुलेटर्स के लिए क्या होता है भाई, जैसे इंसुलेटर में एग्जांपल लेते हैं कि भाई ग्लास और रबर है, तो इसमें क्या होता है, रजिस्टिविटी तो इसकी सबसे ज्यादा हाई होती है इंसुलेटर्स की, ठीक है, बिल्कुल इसमें कंडक्टिविटी तो होती नहीं है, रजिस्टिविटी ही इसकी सबसे ज्यादा हाई देखने को मिलती है। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिल जाता है रजिस्टिविटी में अगर इसका टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो स्लाइटली होता है, बाकी इसमें सबसे ज्यादा इसकी रजिस्टिविटी होती है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब दोस्तों हम देखेंगे करंट डेंसिटी, ठीक है, जिसे हम जे से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों करंट डेंसिटी क्या होता है, तो करंट डेंसिटी दोस्तों जो होता है ना इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, करंट डेंसिटी, ठीक है। जे इजिकल टू यानी कि जो करंट का फ्लो है किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, उसे हम क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी, ठीक है। जैसे मेरे पास में ये क्या है, एक कंडक्टर है
और इसके इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना भी यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है इसके एरिया से, तो इस पर यूनिट एरिया में जो इसका करंट फ्लो होता है उसी को क्या बोलेंगे, J इजिकल टू आई। अगर मेरा ये एरिया जो है इसका पर यूनिट यानी कि 1 यूनिट का है, तो जितना भी यहाँ पर ये आई यहाँ पर फ्लो होता है यानी कि करंट फ्लो होता है वही क्या होता है, करंट डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, तो अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो दोस्तों J इजिकल टू आई अपॉन ए से डेराइव कर सकते हैं आप कि आई की तो भाई क्या होती है, एम्पियर होती है। आई क्या है, मेरा करंट है। ठीक है, तो करंट की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, एम्पियर है। और ए यानी कि एरिया का क्या होता है, एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। तो हमको यहाँ पर करंट डेंसिटी यानी कि जे की ऐसा यूनिट क्या देखने को मिल जाएंगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ पर। आगे देखो दोस्तों कि जो करंट डेंसिटी है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसमें डायरेक्शन होती है। क्या डायरेक्शन होती है, करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो यहाँ पर डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन क्या है। जो करंट की डायरेक्शन होंगी वही यहाँ पर क्या होंगी, करंट डेंसिटी की भी डायरेक्शन होती है। जे वेक्टर इजिकल टू आई वेक्टर अपॉन ए होता है। ठीक है, क्लियर है। अगर मान लो मेरा जो कंडक्टर है, ठीक है, जैसे ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर इस यहाँ पर इस प्रकार से रखा हुआ है और जो करंट का फ्लो है इसके क्रॉस सेक्शन से इस प्रकार से इस दिशा में है और कंडक्टर इस दिशा में रखा हुआ है, तो ऐसे में जो इसका वेक्टर, क्योंकि भाई जो हमारी करंट डेंसिटी होती है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऐसे में जो इसके दो वेक्टर से आपको देखने को मिलेंगे, एक्स एक्सिस के साथ में ए कॉस थीटा हमारा ये वेक्टर हो जाएगा और दूसरा वाई एक्सिस पर ए साइन थीटा दूसरा वेक्टर हो जाएगा इसका। तो ऐसे में दोस्तों जे इजिकल टू जब हम यहाँ पर करंट डेंसिटी डेराइव करेंगे इसके इस कंडक्टर के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए कॉस थीटा। क्योंकि ये जो एंगल यहाँ पर थीटा बना हुआ है ना इस कंडक्टर और इसमें जो यहाँ पर करंट प्रवाहित हो रहा है उसके बीच में थीटा एंगल है, तो ये भी हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा जे इजिकल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ से आई डेराइव कर सकते हैं, आई इजिकल टू जे इंटू ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आई इजिकल टू जे ए कॉस थीटा। ठीक है, तो दोस्तों ये होती है करंट डेंसिटी जो होती है जे इजिकल टू आई अपॉन ए, इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, बस इतनी चीज़ें याद रखनी है आपको, ये फार्मूला याद रख सकते हैं जे इजिकल टू आई अपॉन ए। ठीक है, पर यूनिट एरिया जो होता है क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर का, उसमें जितनी भी यहाँ पर जो हमारी करंट फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। ठीक है, आगे चले। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी क्या होती है, तो दोस्तों जो कंडक्टेंस होता है ना वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। कंडक्टेंस इजिकल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, हमने रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट पढ़ के आए थे कि भाई रेजिस्टेंस की जो आर की ऐसा यूनिट होती है वो ओम होती है। ठीक है, ये सिंबल होता है ओम का, तो भैया ये इसका रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस की यहाँ पर ऐसा यूनिट ओम इनवर्स हो जाएंगी। क्लियर है। कंडक्टिविटी क्या होती है, तो ये रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, कंडक्टिविटी इजिकल टू क्या देखने को मिलेगा, 1 अपॉन रजिस्टिविटी। ठीक है, तो रजिस्टिविटी की भी तो हम पढ़ के आए थे, रजिस्टिविटी यानी रो की हमने ऐसा यूनिट क्या पढ़ी थी, ओम मीटर। तो जो कंडक्टिविटी होती है वो रजिस्टिविटी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या बन जाएंगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। किसके लिए, कंडक्टिविटी के लिए। और कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो हमारा जो रजिस्टिविटी का जो सिंबल है वो होता है रो और कंडक्टिविटी का सिंबल होता है सिग्मा। तो सिग्मा बराबरी से क्या देखने को मिलेगा, सिग्मा बराबरी से 1 अपॉन रो, जिसकी सिग्मा की यहाँ पर हमें ऐसा यूनिट क्या मिल जाएंगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर है, बस इतनी चीजें यहाँ पर याद रखनी है। चले आगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब रिलेशन देख लेते हैं, जो हमारा करंट डेंसिटी जे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई और जो हमारा सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, इनमें क्या रिलेशन होता है। तो दोस्तों इनका रिलेशन जो होता है इसे हम ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी कहते हैं, जो होता है जे इजिकल टू सिग्मा ई। ठीक है, या तो यहाँ से हम ई इजिकल टू भी डेराइव कर सकते हैं, ई बराबरी से रो इंटू में जे यानी कि करंट डेंसिटी। क्लियर है। हमने देखा था भाई जो हमारा कंडक्टिविटी यानी सिग्मा है वो हमारा रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, यानी कि सिग्मा बराबर इससे क्या बन जाएगा, 1 अपॉन रो। और जे हमारा करंट डेंसिटी जो होती है जे इजिकल टू, वो पर यूनिट एरिया में उसके क्रॉस सेक्शन से जितना करंट फ्लो होता है वो कहलाता है क्या, करंट डेंसिटी। तो जे इजिकल टू आई अपॉन ए। ठीक है, और जो हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था कि V इजिकल टू आर आई, जो यानी कि V प्रोपोर्शनल टू होता था I के, तो यहाँ से हमें कांस्टेंट जब हटाया, जो हमने यहाँ पे प्रपोर्शन हटाया और कांस्टेंट लेके आए तो V इजिकल टू आर आई बना था। ठीक है, तो यहाँ से हमको I क्या देखने को मिल जाएगा,
इस ओम्स लॉ से आई देखने को मिलता है, आई इजिकल टू वी अपॉन आर। क्लियर है? तो ये सब रिलेशन आपको याद रखने हैं, ठीक है, जिससे हम कोई भी यहाँ पर फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में भी काम आने वाले हैं ये सब रिलेशंस। ठीक है, तो हमने क्या देखा भाई, बेसिक डेफिनेशन देख ली करंट डेंसिटी की, जे इजिकल टू आई अपॉन ए। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, जे वेक्टर इजिकल टू सिग्मा ई वेक्टर। क्लियर? यूनिट्स की बात कर ली थी इसकी कि एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होती है, यहाँ से इस फार्मूला से डिराइव करी थी हमने। और इसका नेचर क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? आगे देखो दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी देखेंगे। और उसके पहले हम देखते हैं कि ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। दोस्तों होता यह है कि जैसे मेरे पास में कोई भी एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनमें होती है थर्मल एनर्जी, और इस थर्मल एनर्जी के कारण ये फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पर मूव करते हैं। मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है इसकी थर्मल एनर्जी से, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि इनकी कोई भी एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, ये रेंडमली मूव करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी से। ठीक है, लेकिन जैसे ही इस कंडक्टर में हम, यानी कि मान लो इस सर्किट में हम इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, क्या, बैटरी या सेल से, कोई भी इसमें सोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें दे देंगे। ठीक है, तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया या बैटरी या सेल लगाया ये, तो इसमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन जो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है मेरे पास में, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन पे मेरा होता है नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, तो इसकी ये डायरेक्शन यहाँ पर फिक्स हो जाती है। तो ये जिस डायरेक्शन में यहाँ पर मूव करने लगते हैं ना, तो ये क्या कहलाता है यहाँ पर, तो ये क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो आगे, कंडक्टर में मान लो भाई मेरे पास में कोई कॉपर वायर है, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें है वो रेंडमली मूव करते हैं, क्यों, थर्मल एनर्जी से। लेकिन जैसे ही मैंने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, यानी बैटरी या सेल से उसको कनेक्ट किया, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स में एक नेट वेलोसिटी आ जाती है, जिसकी डायरेक्शन होती है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, किसकी, वीडी की डायरेक्शन, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वीडी से यहाँ पर डिनोट करते हैं, तो ये होती है एवरेज वेलोसिटी विद द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन रिस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे इस दिशा में जा रहा है, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी जो इलेक्ट्रॉन्स की जो यहाँ पर डायरेक्शन होंगी वो क्या हो जाएंगी, उसके अपोजिट में हो जाएंगी। ठीक है, Vd इजिकल टू आई अपॉन एन ए ई। ठीक है, ये जो रिलेशन आया है किस प्रकार से डिराइव हुआ है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। कि यहां से देखो आप, आई इजिकल टू क्या देखने को मिल जाएगा, एन ए ई इंटू में यहाँ पे Vd हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई इजिकल टू एन ए ई Vd देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर देखो Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में होती है, आई हमारा करंट है जो एम्पियर में होता है, एन क्या है, तो ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, और ए क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर है जो मीटर स्क्वायर में होता है, और ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, ये क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं जैसे ये कंडक्टर है, अब जब तक इसमें तो भाई हमने कोई बैटरी या सेल या इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें नहीं लगाया था, तब ये जो इलेक्ट्रॉन थे इसके ये रैंडम मूव करते हैं। लेकिन जैसे ये हमने यहाँ पर इसमें एक सेल या बैटरी से यहाँ पे कनेक्ट किया इसको, ये एक निश्चित डायरेक्शन यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो हमारे जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर मूव होने लगते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसकी पहले जब क्या थी, थर्मल एनर्जी से तो जो ये रैंडम मूव कर रहे थे, यानी कि उनकी उस टाइम पे जब तक ये कनेक्ट नहीं था ना बैटरी सोर्स, तब तक वो क्या था, इसकी वेलोसिटी 0 लेते हैं हम। और जैसे ही हमने इसको बैटरी या सेल से कनेक्ट किया, तो इसमें एक वेलोसिटी आ जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे हम 0 नहीं मानते, कुछ ना कुछ तो ये इसकी वेलोसिटी होंगी, तभी तो वो वहां पर गमन कर रहे हैं एक निश्चित डायरेक्शन में। ठीक है, चले आगे। अब दोस्तों ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे बात करते हैं हम, और कि Vd से इसको डिनोट करते हैं, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो मूव होते हैं टुवर्ड्स द अपोजिट टर्मिनल, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से ये पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव से जाएंगे पॉजिटिव की तरफ में। ठीक है, जिसके कारण से इसमें ये हमारा जो है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है। जैसे ही हम उसमें बैटरी या सेल से उसको कनेक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये यहाँ पर क्या होता है, मूव करने लगते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब आते हैं इसमें रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम जिसे हम टॉ से यहाँ पे डिनोट करेंगे। ये क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम ये होता है दोस्तों कि जैसे हमारे पास में 2 सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स है,
इनमें जो कोलिजन होता है आपस में, इनमें जो टाइम गैप होता है इसके कोलिजन में, उस टाइम गैप को ही हम टॉ नाम देते हैं, जिसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। क्लियर है? टाइम गैप होता है बिटवीन द एनी टू सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हमें पहले से पढ़ते आए, क्लास 11th में भी हमने मोशन ऑफ इक्वेशन पढ़ रहे थे कि v इजिकल टू यू प्लस एटी होता था। तो जब अब तक हमने इसमें बैटरी सोर्स कनेक्ट नहीं किया था इस कंडक्टर के साथ में, तो जो उसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो थर्मल एनर्जी से तो रैंडम गति थी, तो उसको हम यहाँ पर शून्य लेते हैं कि u इजिकल टू 0 है भाई, ये भी इसकी वेलोसिटी नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें इस बैटरी सोर्स को कनेक्ट किया तो इसमें एक निश्चित वेलोसिटी आ गई जो इस डायरेक्शन में अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, vd। तो यहाँ पर इस vd को हम जो v इजिकल टू ले लेंगे क्या, vd। ठीक है, और a हमारा जो एक्सेलरेशन a ही रहेगा, और t जो टाइम रिलैक्सेशन होता है उसे हम टॉ लेते हैं। ठीक है, तो ये v इजिकल टू यू प्लस एटी में भी हम वैल्यू पुट कर देंगे कि v बराबरी से जो मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो vd है, और u हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी, और a मेरा एक्सेलरेशन जो है वो a ही है, और t जो है रिलैक्सेशन टाइम वो टॉ है। ठीक है, तो जैसे ही हम v इजिकल टू यू प्लस एटी में यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे v की vd और u हमारा 0 है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, vd इजिकल टू ए टॉ। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर हम चलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर कि F बराबरी से a में हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। तो यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि यार भाई E जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो F अपॉन Q होती है, तो यहाँ से F की वैल्यू डिराइव कर सकते हैं कि F इजिकल टू क्या हो जाएगा, QE। तो हमने F बराबरी से Q इंटू E पुट कर दिया। ठीक है, और ये हमारा A में, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन A निकाल लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे VD निकालने के लिए A की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से A डिराइव कर लेते हैं कि A क्या होगा। देखो पहली चीज तो जो Q है मेरा चार्ज, वो तो एक इलेक्ट्रॉन है, माइनस E लिया उसको। ठीक है, और यहाँ से जैसे हमने A की वैल्यू निकाल ली तो ये क्या बन जाएगा, माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल ई। ठीक है, माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल ई अपॉन में ये m आ जाएगा इसके। ठीक है, तो ये जो A की वैल्यू आई इसको इक्वेशन 1 में यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल जाएंगी। क्या हो जाएंगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जैसे ही हमने A की वैल्यू पुट करी, माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल ई इंटू में टॉ अपॉन m। ठीक है, ये क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। क्लियर है दोस्तों? अब हम चलते हैं रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट में क्या रिलेशन है इसको समझते हैं। तो दोस्तों हमने जो भी फार्मूला देखा था इसको पहले भी देख चुके हैं कि I इजिकल टू माइनस में ENA इंटू VD। ठीक है, ये रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द करंट के बीच में, I इजिकल टू माइनस ENA इंटू VD। ठीक है, VD क्या है, तो भाई VD अभी तो देख क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ये क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, जिसका भी हमने फार्मूला डिराइव किया, माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल ई इंटू में टॉ जो है रिलैक्सेशन टाइम है, अपॉन में m क्या है भाई, m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अभी इस म्यू को भी हम देखने वाले हैं कि म्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होती है, इस पर हम बात करेंगे चार्ज ऑफ मोबिलिटी में। ठीक है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वोल्ट पर मीटर में यहाँ पर, और टॉ जो है हमारा रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज टाइम बिटवीन द कोलिजन्स, जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स में जो कोलिजन होता है उनके बीच का टाइम गैप कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम टॉ। ठीक है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों बात करते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज की। तो दोस्तों मोबिलिटी ऑफ चार्ज यहाँ पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना, उसे ही क्या बोला जाता है, म्यू, यानी कि मोबिलिटी चार्ज। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर म्यू क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज होता है, जिसे मीटर पर वोल्ट सेकेंड में यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं। VD हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जो मीटर पर सेकेंड में होती है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वोल्ट पर मीटर में। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मेन चीज ये है कि म्यू इजिकल टू, यानी मोबिलिटी ऑफ चार्ज इजिकल टू VD अपॉन E होता है। ठीक है, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज कैरियर के लिए यहाँ पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसे ही मोबिलिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ सम इंपॉर्टेंट यहाँ पर वैल्यूज होती है, जैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितनी वैल्यू होती है, तो E इजिकल टू ये होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, तो ये दोनों ही वैल्यू आपको न्यूमेरिकल्स में यहाँ पर काम आती है, इसलिए इनको याद करना है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। क्लियर है। रिलैक्सेशन जो टाइम होता है टॉ, वो क्या होता है, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
का जो होता है उनके बीच का टाइम गैप होता है किसी भी दो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स के बीच का, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, टॉ, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है। अब रिलेशन देखते हैं दोस्तों कि जो इलेक्ट्रिक करंट है या मोबिलिटी ऑफ चार्ज, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, अभी हम देख के आए भाई कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन था, I = -ENA × VD। ठीक है, इस फार्मूला का हम यूज करके यहाँ पर इसमें रिलेशन स्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि भाई जो मोबिलिटी ऑफ चार्ज म्यू है वो तो VD/E होता है, तो यहाँ से हम VD की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो VD यहाँ से क्या निकलेगा, म्यू × E निकलेगा ना, VD = निकल जाएगा म्यू × E। क्लियर है। तो हम यहाँ पर VD के जगह पे म्यू × E पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा, I = -ENA × E और म्यू। ठीक है, तो हम इसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं कि भाई -ENA × E जो है ये कांस्टेंट है, तो जो म्यू हमारे पास में जो बच जाता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, करंट के। ठीक है, जो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोबिलिटी ऑफ चार्ज के, यानी कि मोबिलिटी ऑफ चार्ज जितना यहाँ पर हाई होता है किसी भी चार्ज कैरियर के लिए, उसमें करंट फ्लो उतना ही अधिक होता है। अगर मोबिलिटी ऑफ चार्ज हमारा लो होता है तो करंट का फ्लो भी लो ही होता है। क्लियर है, ये समझ गए यहाँ पर क्या रिलेशन होता है मोबिलिटी ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट में। क्लियर है, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोबिलिटी ऑफ चार्ज, यानी कि म्यू। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब हम आते हैं जो हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, V = I, यानी कि जो किसी भी सर्किट में मान लो जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस के। तो हमको यहाँ पे देखने को मिला V = I, हमने ये प्रोपोर्शन को हटाया और एक कांस्टेंट R लेके आए, यानी कि R क्या है भाई, हमारे पे रेजिस्टेंस है इस सर्किट का, तो V = RI। तो हमको इस यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या देखने को मिला, रेजिस्टेंस R = V/I देखने को मिला। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर लिमिटेशंस क्या है इस ओम्स लॉ की, तो दोस्तों ओम्स लॉ यहाँ पर जो कंडक्टर होते हैं उसके लिए यहाँ पर इस पे तो ये क्या होता है, फॉलो करता है, कंडक्टर्स जो है ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, लेकिन जो नॉन ओमिक मटेरियल्स है, यानी कि जो डायोड होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं, इसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। क्लियर है, जो हमको ग्राफ देखने को मिलता था भैया यहाँ पर ओम्स लॉ से इस प्रकार से, इस R के लिए अगर मेरा ये V है ये I है, तो दोस्तों यहाँ पर नॉन लीनियर हो जाता है इनके लिए, डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर के लिए, क्योंकि इनका जो ग्राफ बनता है ना वो इस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, हम इसको लास्ट जो हमारा सेमीकंडक्टर वाला जो चैप्टर होगा उसमें पढ़ लेंगे आगे। ठीक है, वहां आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि क्यों ये फॉलो नहीं करता है ओम्स लॉ को। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस की अगर बात करें तो भाई जो रजिस्टिविटी होती है कंडक्टर की, अगर कंडक्टर का अगर टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो रजिस्टिविटी भी तो उसकी बढ़ेगी। ठीक है, जो रो होती है रजिस्टिविटी वो बढ़ती है, जिसके कारण यहाँ पे रेजिस्टेंस भी यहाँ पर बढ़ता है। ठीक है, ओम्स लॉ जो है इसमें हम वैसे तो हम मानते हैं कि भाई R हमारा कांस्टेंट होता है, लेकिन ये क्या होता है, फेल कर जाता है। ठीक है, टेम्परेचर में जब हाई टेम्परेचर करने जाते हैं तो ये कांस्टेंट नहीं रहता है, ये बढ़ जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पर ओम्स लॉ फेल हो जाता है। ठीक है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड्स में, तो जब वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, तो ये गैसेस या सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या होता है, यहाँ पर ये लीनियरली यहाँ पर वोल्टेज नहीं देता है। ठीक है, करंट डज नॉट वेरी लीनियरली, ठीक है, विथ वोल्टेज में। और इलेक्ट्रोलिटिक्स एंड गैसेस में क्या होता है, ओम्स लॉ डज नॉट होल्ड। ठीक है, तो गैसेस और इलेक्ट्रोलिटिक्स जो मटेरियल्स होते हैं उसमें भी ये होल्ड नहीं होता है, जैसे आयनिक कंडक्टर्स होते हैं उसमें ये फेल कर जाता है। ठीक है, सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो दोस्तों जब वेरी लो टेम्परेचर होता है ना तो उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस R = 0 हो जाता है तो यहाँ पर ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स बन जाते हैं, जिसमें यहाँ पर क्या होता है, करंट का फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा करंट का फ्लो सुपर कंडक्टर्स में होने लगता है, तो ऐसे में यहाँ पर भी ओम्स लॉ फेल कर जाता है कि भाई यहाँ पे तो 0 ही हो जा रहा है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर्स में भी ये फेल हो रहा है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों नॉन स्टेडी करंट्स क्या होता है, तो यहाँ पर जो ओम्स लॉ अप्लाइज ओनली तो स्टेडी करंट्स पर होता है, जैसे अल्टरनेटिव करंट और वेरिंग करंट जो होता है उसमें यहाँ पर ये फेल कर जाता है फिर भी। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों, अब हमारा जो अगला यहाँ पर टॉपिक्स होने वाला है वो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर को समझते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, तो दोस्तों ये जब हम किसी भी सर्किट या कंडक्टर से यहाँ पर जो करंट I का फ्लो करते हैं ना, इसके कारण जो एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी उस एनर्जी को क्या बोला जाता है, इस इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो कहलाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल करंट से जो प्रोड्यूस हो रही है वो एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो जो भी सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में यहाँ पर जितने टाइम तक यहाँ पर जो हमारा करंट फ्लो हुआ है इस कंडक्टर में, तो इस पे डिपेंड करती है।
जितने यहाँ पे जितने ज़्यादा टाइम तक ये क्या होता है एनर्जी यानी कि करंट फ्लो होता है उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी। तो इससे हमको यहाँ पे देखने को मिला कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसे हमने क्या W से रिप्रेजेंट करा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को W से रिप्रेजेंट करा, और W बराबर ही से ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी सर्किट का या कंडक्टर का, उसमें जो यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है और जितने टाइम के लिए वो फ्लो हो रहा है वो उसका प्रोडक्ट क्या कहलाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाता है। W इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। क्लियर है क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि जो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो रहा है ना कंडक्टर में, वो जितने टाइम तक फ्लो हो रहा है उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वही क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। क्लियर। V क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्ट्स में होता है, I करंट है, एम्पियर में होता है, T टाइम है, सेकंड में होता है, W जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो जूल में होती है। SI यूनिट की बात कर ले तो SI यूनिट दोस्तों यहाँ पर जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो होती है W की, हमको मालूम है वो होती है जूल। क्लियर है। जो दोस्तों ये तो SI यूनिट हो गई जूल, लेकिन जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो प्रैक्टिकल जो यूनिट होती है ना, जैसे आपने बैटरी में देखा होगा कि भाई जो KH में होती है, KH ठीक है, KWH किलो वाट आवर, इसकी एक प्रैक्टिकल यूनिट भी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर क्या चीज है भाई। इलेक्ट्रिकल पावर दोस्तों ये रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, जो भी बैटरी सेल में जो हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखने को मिलती है उसको जो कंज्यूम करने की या फिर उसको कन्वर्ट करने की, कन्वर्ट किस में करेंगे उसको, या तो हीट में, लाइट में, मैकेनिकल एनर्जी में, तो वो जो उसकी रेट होती है कंज्यूम करने की, उस रेट को बोला जाता है उसकी इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, जिसको हम P से डिनोट करेंगे, ये होती है रेट होती है ना W/T, यानी कि उसके कार्य करने की जो दर है या रेट है उसी को बोला जाता है पावर, P इक्वल टू W/T। जिसमें और क्या रिलेशन होता है, V इंटू आई, P इक्वल टू V इंटू आई भी होता है, I स्क्वायर इंटू R और V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर में यहाँ पर सब ये रिलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है। इसकी SI यूनिट क्या होती है दोस्तों, यहां से आप डिराइव कर सकते हैं, P इक्वल टू W/T होता है। W क्या होता है, W हमारा जो कार्य है वो जूल पर, या फिर जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जूल पर, और T क्या है, T हमारा सेकंड में होता है, तो जूल पर सेकंड इसकी एक यूनिट हो जाती है। क्या होती है, जूल पर सेकंड SI यूनिट। दूसरी पावर की जो यूनिट दी गई है यहां पर साइंटिस्ट के नाम पर, वो है वाट। ठीक है, क्लियर दोस्तों। आगे हम देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को। तो दोस्तों कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स दो प्रकार से किया जाता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। दोस्तों आप यहाँ पर इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि हमने ये पहला R1 रेजिस्टेंस, इसके साथ में एक R2 रेजिस्टेंस और तीसरा हमारा R3 रेजिस्टेंस, ये सीरीज में यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, जिसके कारण से सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब इसमें ध्यान रखने वाली जो चीज है ना दोस्तों, जैसे मेरा जो R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है, R3 रेजिस्टेंस है, ये जो सीरीज में जुड़े हैं, तो इसमें जो यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगा वो I यानी कि वो समान करंट है। ठीक है, उसमें कोई भी यहाँ पर चेंज देखने को नहीं मिलता, लेकिन इनका जो वोल्टेज है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, पहले जो रेजिस्टेंस है V1, उसका यहाँ पर जो R1 रेजिस्टेंस है उसका यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल V1 है। दूसरा रेजिस्टेंस R2 के लिए यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V2 है। तीसरा जो रेजिस्टेंस है उसमें क्या है, V3 है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस तीनों ही पॉइंट पर, तीनों ही रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग होता है, जबकि करंट जो है वो तीनों के लिए सेम होता है। क्लियर, ये चीज याद रखना है। तीसरी चीज इसमें याद रखने वाली ये है कि जो इनका हम सम करेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर इस सर्किट के लिए क्या होगा इन तीनों रेजिस्टेंस को मिला के, तो भैया इसका इस प्रकार से टोटल एल्जेब्रिक सम कर लेते हैं हम, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये इसका इस प्रकार से सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस निकाला जाता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 से। क्लियर है, तो चलो आगे। ठीक है, ये की कैरेक्टरिस्टिक तो हमने देख लिया कि भाई करंट तीनों पॉइंट पर सेम होता है, लेकिन जो वोल्टेज होता है V1, V2, V3 तीनों पॉइंट्स पर अलग अलग होता है, मतलब तीनों रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग वोल्टेज होगा। रेजिस्टेंस को हम कैसे सम करते हैं, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस इस प्रकार से एल्जेब्रिक इसका सम कर लेंगे भाई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। पावर का भी वही है, टोटल पावर निकालने के लिए सम कर देंगे इंडिविजुअल उसकी जो पावर है P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, अब दोस्तों हमने सीरीज तो देख लिया, अब हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस का जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है। देखो इस डायग्राम से समझो कि हमने यहाँ पर ये तीन R1, R2, R3 ये तीन रेजिस्टेंस को पैरेलल तरीके से यहाँ पर इनको इस सर्किट में कनेक्ट किया है।
तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे ही मैंने इसमें इस I करंट का फ्लो किया तो भैया तीनों रेजिस्टेंस में यहाँ पर ये धारा जो है डिवाइड हो गई। पहले के लिए I1 जा रही है करंट, दूसरे में I2 करंट जा रहा है, तीसरे में I3 करंट जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सेम जो रहता है वो वोल्टेज है। ठीक है, तीनों ही रेजिस्टेंस के लिए जो वोल्टेज होने वाला है वो V रहने वाला है, सेम रहेगा, लेकिन करंट जो है वो करंट का फ्लो जो है, चार्ज का फ्लो यहाँ पर डिवाइड हो जाता है I1 I2 I3 में। ठीक है, आगे चले। अब इसमें बात यह है कि अगर रेजिस्टेंस का हमें सम निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है इस सर्किट का पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो वो इस प्रकार से आता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। क्लियर है? ये की प्रॉपर्टीज हमने देख ली कि भाई वोल्टेज तो भैया सेम रहेगा हर एक पॉइंट्स, हर एक रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, इस जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का, इसमें जो वोल्टेज रहेगा V तीनों के लिए V रहेगा, लेकिन जो यहाँ पर जो करंट रहता है ना वो डिवाइड हो जाता है I1 I2 I3 में। ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है क्योंकि ये भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इस प्रकार से इसका सम किया जाता है, तो ये डिक्रीज कर देता है रेजिस्टेंस को। ठीक है, क्लियर है? पावर कैसे होती सम होती है, तो टोटल पावर निकालने के लिए सम कर देंगे इंडिविजुअल पावर्स का। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं सेल्स, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस क्या चीज है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ की। दोस्तों ईएमएफ पे हमने पहले भी बात करी थी यार, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की शुरुआत में ही, कि जैसे कि हमारे पास में भाई ये सर्किट है मेरा एक, इसमें मान लो यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, और मैंने जैसे ही यहाँ पर इस प्लस माइनस यानी कि बैटरी या सेल इसमें कनेक्ट किया, तो इसमें जो धारा प्रवाहित होती है यहाँ पर, जैसे इलेक्ट्रॉन मेरा इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, मेरा करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इधर, तो ऐसे में क्या होता है, देखो इस सर्किट में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू को ही हम यहाँ पर क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। क्यों भाई? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन इज ओपन सर्किट में जो होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल पर यूनिट चार्ज में जो एनर्जी सप्लाइड होती है। ठीक है, E = W/Q कैसे आया कि भाई ये पर यूनिट चार्ज में जितना यहाँ पर एनर्जी सप्लाइड करता है, ये W क्या है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, हमारी क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है W। ठीक है, तो जितना ये पोटेंशियल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी दे रहा है ना W, उसी को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? E जो है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये वोल्ट्स में इसको हम कैलकुलेट करते हैं। W क्या है, वर्क डन जूल में, और Q मेरा चार्ज कूलाम में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे। ये क्या होता है, जो एवरी सेल या बैटरी जो भी होता है उसमें एक सम रेजिस्टेंस तो होता है उसके अंदर में। ठीक है, जैसे मान लो मैंने इस सर्किट में भाई एक सेल या बैटरी लगा दिया, तो इस सेल या बैटरी के कारण जो रेजिस्टेंस होता है इसका इंटरनल, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोइड एंड इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, टू द फ्लो ऑफ करंट विद इन द सेल। ठीक है, तो ये अपोज करता है इसमें जो फ्लो होता है किसका, करंट का। ठीक है, लेकिन ये स्मॉल होता है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों टर्मिनल वोल्टेज की। क्या होता है, व्हेन अ करंट आई इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल, जैसे इस सर्किट में मेरा यहाँ पर, जैसे मेरा ये बैटरी, ये सेल यहाँ से कनेक्ट है इससे। ठीक है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V = इसके जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E होता है, ये E - I × R होता है। ठीक है, I क्या है, इसमें फ्लो होने वाली करंट है, R इसका क्या है, इस बैटरी या सेल के कारण इसका इंटरनल क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है R। ठीक है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस V = हो जाएगा E - I × R होता है। क्लियर है, ये इसमें रिलेशन होता है टर्मिनल वोल्टेज बराबरी से V = E - I × R होता है। क्लियर है? आगे देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि टोटल करंट यहाँ पर कितना फ्लो होता है। अगर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसमें हम कनेक्ट कर देते हैं, तब उसमें पूरे सर्किट में जो टोटल करंट प्रवाहित होता है वो कितना होता है, तो वो दिया जाता है I = E/R + स्मॉल r से। ठीक है, इस प्रकार से, इस फार्मूला से हम उसमें टोटल जो करंट फ्लो हो रहा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। I = E क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है अपना, जो कैपिटल R है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और स्मॉल r उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इस फार्मूला से हम यहाँ पर टोटल करंट को यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं। बात करते हैं कि सेल्स का जो कॉम्बिनेशंस होता है सीरीज या पैरेलल तरीके से, वो कैसे होता है। देखो सीरीज कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, तो हमने यहाँ पे देखो ये एक सेल कनेक्ट किया प्लस माइनस। ठीक है, दूसरा ये E2 सेल हमने कनेक्ट किया, और तीसरा जो है E3 सेल कनेक्ट किया। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा R1, R2, R3। ठीक है, और इसमें I जो हमारा करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस पूरे सर्किट से।
तो ऐसे में ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है सेल्स का, ये किस प्रकार से यहाँ पे डिस्क्राइब होता है देखो। तो इसमें क्या होता है, मान लो कि भाई n नंबर ऑफ सेल्स लगे हुए हैं, तो मेरा जो टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इसका बनेगा ना, तो n नंबर ऑफ जितने यहाँ पर सेल्स जो कनेक्ट होंगे वो n इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, मान लो 3 सेल लगे हैं तो 3e इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो हमारा R होता है, तो जितने नंबर ऑफ उसमें सेल्स कनेक्ट होंगे वो उतने नंबर ऑफ यहाँ पे, जैसे n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट है इस सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो n इंटू आर इसका क्या हो जाता है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाता है। क्लियर है। और जैसे 5 मान लो इंटरनल जो हमारे सेल यहाँ पे कनेक्ट है, तो 5 इंटू आर ये क्या कहलाएगा, टोटल 5 सेल्स के लिए उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। टोटल हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ निकालना है तो n इंटू ई, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो n इंटू आर। ठीक है, क्लियर है, n समझ गए ना, नंबर ऑफ सेल्स है यहाँ पर। ऐसे ही जैसे करंट निकालना है भाई सर्किट में, कि एक्सटर्नल सर्किट में यहाँ पर मुझे करंट निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, तो I इज इक्वल टू एन इंटू ई अपॉन आर प्लस में n इंटू आर। ठीक है, तो इस फार्मूला से हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इसमें टोटल करंट इतना प्रवाहित हो रहा है। भाई जो हमने अभी देख के आया था ना कि I इज इक्वल टू एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है उसके लिए क्या यहाँ पर होगा, तो E अपॉन हमने क्या देखा था, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो इसी फार्मूला से इसको भी यहाँ पर सेल्स में भी काम में लगाया जाता है। ठीक है, अब देखो सेल्स का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। देखो आप यहां पर हमने ये 3 सेल्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, जिसका यहां पर मान लो ये E1 यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, दूसरे सेल के लिए E2 है और तीसरे सेल के लिए E3 है। तो यहां पर इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 भी होगा। जब इसमें हमने I यहाँ पर जो करंट का फ्लो किया तो ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, पहले जो सेल में I1 जो फ्लो हो रहा है, I3 किस में, तीसरे सेल में, और I3 किस में, तीसरे सेल में यहाँ पे फ्लो हो रही। तो ऐसे में जो इसका इक्विवेलेंट जो हमें ईएमएफ निकालना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, टोटल जो यहाँ पर ईएमएफ देखने को मिलता है वो ई ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सेम होता है। ठीक है, तीनों पॉइंट पर। और जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो निकलेगा ना वो भाई इस प्रकार से निकाला जाता है, R टोटल इज इक्वल टू R अपॉन N। ठीक है, इस प्रकार से जितने नंबर ऑफ यहाँ पे सेल्स कनेक्ट होंगे उतने यहाँ पे बन जाएंगे। जैसे 3 हमने कनेक्ट किया है ना, तो R/3 ये क्या कहलाएगा, इसका टोटल एक्स्ट्रा इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, टोटल अगर इसमें इस सर्किट में हमें मान लो इसका करंट फ्लो निकालना है, कितने हैं, तो वो कैसे निकलेगा, I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर बाय एन। ठीक है, इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। अब जो हमारा टॉपिक्स होने वाला है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, किरचॉफ्स लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम किरचॉफ्स लॉ यानी कि करंट लॉ, ठीक है, जिसे जंक्शन रूल भी कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस डालना है इस टॉपिक पर। ठीक है, होता क्या है ये जंक्शन रूल, देखो क्या होता है कि टोटल जो करंट इंटरिंग होता है किसी भी जंक्शन पर वो बराबर होता है किसके, उस जंक्शन से जो लिविंग करंट होते हैं जाने वाले उसके बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे आप यहाँ पर देखो इस सर्किट में ये जंक्शन मान लो मेरे पास में P है, इस जंक्शन पर देखो आप I1 I2 I3 ये 3 यहाँ पर करंट इस पर इंटर कर रहे हैं, और आप देखो I4 और I5 इस जंक्शन से लीव कर रहे हैं। तो ये जंक्शन रूल ये बोलता है कि जितने भी इंटरिंग करंट है उनका सम, जितने भी लिविंग करंट है उनका सम आपस में बराबर होने चाहिए। क्लियर है, यानी कि इसको हमने क्या बोला है, समेशन ऑफ आई इंटरिंग करंट समेशन ऑफ आई आउट यानी कि लिविंग करंट। क्लियर है, ये कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा यहाँ पर इस सर्किट में कि जो I1 I2 I3 जो इंटरिंग करंट है और जो I5 और I4 जो है वो लिविंग करंट है, तो ये आपस में देखो इंटरिंग करंट बराबर हो जाता है लिविंग करंट के, किससे, जंक्शन रूल से। ठीक है, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब I1 प्लस I2 प्लस I3 जो इंटरिंग करंट थे वो बराबर हो गए ना लिविंग करंट I4 प्लस I5 के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये किस पर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है। पहला रूल क्लियर। ठीक है, दूसरे रूल को देखो, किरचॉफ्स का जो वोल्टेज लॉ है जिसे लूप रूल भी बोलते हैं। तो ये लूप रूल क्या है भाई, देखो क्या होता है कि किसी भी सर्किट में जितने भी ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस होते हैं उनका सम क्लोज लूप में क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल समेशन ऑफ V इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है क्लोज लूप में। ठीक है, ये किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। अब होता है क्या, देखो अब इसमें देखो ये सर्किट में ये जो I धारा यहाँ पर यानी कि I हमारा क्या करंट है, ये फ्लो हो रहा है,
तो अगर हम इसी डायरेक्शन में भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे तो हम यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आई इंटू आर टू, ठीक है। तो ये हम पॉजिटिव लेंगे अगर हम मेजर कर रहे हैं किसमें, अगर जिस डायरेक्शन में जो करंट का फ्लो है उसी डायरेक्शन में हम भी यहाँ पर मेजरमेंट कर रहे हैं तब। और अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट करें, फिर जैसे आई हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है और हमको पोटेंशियल डिफरेंस इस डायरेक्शन में हम जाके ऐसे मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, माइनस आई आर टू, ठीक है। ये देखो, अब सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं कि भाई हमारा जैसे इस सर्किट में यहाँ पर ये आई जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है और हम पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट भी इसी डायरेक्शन में करेंगे, तो पॉजिटिव आई आर टू लेंगे, ठीक है। और देखो ये रेजिस्टेंस आर है और हमारा जो करंट फ्लो है इस डायरेक्शन में जा रहा है ये आई, और हम पोटेंशियल डिफरेंस इस डायरेक्शन में इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे, तो माइनस का आई आर लेना पड़ेगा। क्लियर है किस प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं। ऐसे ही जैसा ये हमारा हमको ईएमएफ मेजरमेंट करना है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अगर हम जाएंगे, ठीक है, तो मतलब नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो हम नेगेटिव ईएमएफ लेंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना, तो ऐसे में हमें पॉजिटिव ईएमएफ लेना पड़ेगा सर्किट में। क्लियर है। देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि भाई यहाँ से इसको मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमें आई आर टू क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। देखो पॉजिटिव आई आर टू हो गया। फिर हम यहाँ पर पहुंचे, देखो डायरेक्शन आई की इस डायरेक्शन में है, हम भी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में ये क्या बन जाएगा, आई आर वन, ठीक है, पॉजिटिव आई आर वन बनेगा, ठीक है, प्लस आई आर टू, पॉजिटिव आई आर वन बन गया ये, ठीक है। फिर हम यहाँ पर आए, अब देखो इसको ईएमएफ जब मेजरमेंट करते हैं तो जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब नेगेटिव की तरफ अगर गए ना तो ये माइनस का ई1 लेना पड़ेगा। देखो ये हमने लिया माइनस का ई1, ठीक है। फिर हम और आगे आए, फिर देखो यहाँ पर इस नेगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं ना, तो नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो प्लस का ई2 लेना पड़ेगा। ये हमने लिया क्या, प्लस का ई2। क्लियर है। तो हमने बात करी थी भैया किससे, लूप रूल से, कि जो ऑल द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस होते हैं किसी भी क्लोज्ड लूप में, वो क्या होता है, जीरो होना चाहिए, समेशन ऑफ वी इजिकल टू जीरो। तो देखो हमने इस माइनस ई1 प्लस ई2 को इस इक्वल के इधर ला लिया, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का ई1 माइनस का ई2, ये जीरो के बराबर हो जाएगा, यानी कि समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल इजिकल टू क्या हो गया, जीरो हो गया कि नहीं हो गया। तो यही किरचॉफ का सेकेंड वोल्टेज लॉ कहता है कि किसी भी लूप में, क्लोज्ड लूप में क्या होता है, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस जीरो हो जाते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ पर। अब जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। इस पे ध्यान देने की बात क्या है, देखो आप, ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रिकल सर्किट ही होता है जो मेजर करता है क्या, अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करता है। बैलेंसिंग कंडीशन होनी चाहिए इसमें। ब्रिज क्या है, यहाँ पे बैलेंस कंडीशन में होना चाहिए। क्या होती है बैलेंसिंग कंडीशन, वो अभी बात करेंगे हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4 से हमने एक क्या किया, व्हीटस्टोन ब्रिज का निर्माण किया, ठीक है। अब देखो होता ये है इसमें कि देखो यहाँ पर इसमें गैल्वेनेटर जो G लगा हुआ है, इसमें अगर IG जो यहाँ पर करंट फ्लो होता है अगर वो जीरो हो जाए, तो ऐसे में अगर इसकी व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन ही यही है कि IG इजिकल टू जीरो अगर हो गया, तो जो इसके रेजिस्टेंस होते हैं ना R1 अपॉन R2 इजिकल टू R3 अपॉन R4 हो जाएंगे। कैसे, अगर IG इजिकल टू जीरो है तो इसके जो रेजिस्टेंस होते हैं चारों, वो यहाँ पर इस रेशियो में होते हैं, ये इस प्रपोर्शन में होते हैं, R1 अपॉन R2 इजिकल टू R3 अपॉन R4 हो जाएंगे। यानी कि ये वाले जो R1 जो और R2 है, इनका रेशियो R3 और R4 के रेशियो के बराबर हो जाते हैं। क्लियर है, ये होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। IG बराबरी से जीरो अगर हुआ तो R1 अपॉन R2 बराबर है R3 अपॉन R4 के। इसमें से 3 कोई भी रेजिस्टेंस आपको नॉन रेजिस्टेंस होते हैं। अगर जो मान लो ये R4 हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल्स में आ जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको याद रखना है, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन एंड फार्मूला। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही बेस्ड एक मीटर ब्रिज होता है, इसको समझते हैं क्या होता है मीटर ब्रिज। तो दोस्तों मीटर ब्रिज को स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। ये एक प्रकार का एक्सपेरिमेंटल डिवाइस होता है जो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है क्या, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को, ठीक है। कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे मीटर ब्रिज का, तो 1 मीटर का लॉन्ग वायर लेंगे, ठीक है, जिसमें यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, उसका स्केल यहाँ पर उसमें लगी होनी चाहिए वायर के साथ में, और इसमें 2 नॉन रेजिस्टेंस लेते हैं, जिसमें एक नॉन और एक अननोन रेजिस्टेंस लेंगे, ठीक है। और होता क्या, गैल्वेनोमीटर इसमें कनेक्ट करेंगे हम, मूवेबल इसमें जॉकी लगाएंगे सेंट्रल टर्मिनल्स के साथ में, बैटरी इसमें कनेक्ट करेंगे कांस्टेंट
करंट के फ्लो के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मीटर ब्रिज लगाएंगे और इसमें देखो आप, ये जो 100 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक जो स्केल लगी थी, इतनी ही लेंथ का हम वायर लेते हैं और इसमें एक नल पॉइंट फाइंड करते हैं इस गैल्वेनोमीटर की सहायता से। इसमें देखते हैं कि कहाँ किस पॉइंट पर हमें इस पर नल पॉइंट फाइंड करता है। नल पॉइंट कैसे भाई, जहां पर इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है, मतलब डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलता है, वो पॉइंट को हम नल पॉइंट बोलेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर हमें नल पॉइंट मिल गया, तो हम फिर देखते हैं कि भाई इस इन पॉइंट ए से और सी से L1 की वैल्यू कितनी है। L1 भी हम यहाँ से इस नल पॉइंट तक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जो पूरा तो भैया 100 सेंटीमीटर का था, तो L2 कितना हो जाएगा, L2 यहाँ पर हो जाता है 100 माइनस L1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो हमारा R जो नोन रेजिस्टेंस है और जो X अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। इसमें क्या फार्मूला बनता है, R अपॉन X इजिकल टू L1 अपॉन L2। क्लियर है। अब देखो आगे, R अपॉन X इजिकल टू L1 अपॉन L2, ये हमारा फार्मूला बन जाता है। इसमें ये अननोन रेजिस्टेंस जो X है, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। X क्या बन जाएंगे इस फार्मूला से, X यहाँ पर बन जाएगा R इंटू में L2 अपॉन L1। L2 तो हमने अभी बात करी कि भैया टोटल तो 100 का था, 100 में से अगर L1 घटा दे तो L2 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पर X अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि R इंटू 100 माइनस L1, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपॉन में L1, ठीक है। तो इस प्रकार से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। L1 क्या है, लेंथ ऑफ द वायर होती है इन पॉइंट ए से नल पॉइंट की तक की दूरी, ठीक है। इस फार्मूला की तो हमने बात कर ली कि अननोन रेजिस्टेंस इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नल पॉइंट क्या होता है, जब गैल्वेनोमीटर में हमें नो डिफ्लेक्शन मिलता है तो वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। इसमें ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या प्रिकॉशंस हमें इसमें रखने होते हैं, जो वायर होता है ना वो यूनिफॉर्म थिकनेस का होना चाहिए, कनेक्शन शुड बी टाइट एंड क्लीन होना चाहिए, जॉकी शुड बी टच लाइटली एंड हीट को अवॉइड करना होता है। क्लियर है। लास्ट हमारा इसमें पोटेंशियोमीटर आता है दोस्तों। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस या फिर दो जो सेल्स होते हैं उनके ईएमएफ्स को यहाँ पर कंपेयर करने के काम में आता है, या तो भाई किसी भी सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करने में काम आता है। तो ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो होता है वो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए यूनिफॉर्म वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ ऑफ द वायर पे, ठीक है। यानी कि मान लो इसका जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर के। तो अगर मैं इस प्रोपोर्शन को हटाऊंगा तो V बराबर इसे क्या मिलेगा, KL। और K क्या है, K एक पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट है, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, ठीक है। तो यहां से K बराबर इसे क्या मिल जाएगा, V अपॉन L। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, समझ गए इसको कि V प्रोपोर्शनल टू L, ये इसका प्रिंसिपल होता है कि इसका पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। तो अब देखो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं हम। इसका कंस्ट्रक्शन दोस्तों, एक लॉन्ग यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर लेते हैं, 10 मीटर का लगभग ले लेते हैं। बैटरी इसमें लगी होती है, क्यों, कांस्टेंट करंट के फ्लो के लिए। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट यानी कि नल पॉइंट फाइंड करने के लिए गैल्वेनोमीटर भी लगाते हैं, जिसमें हम डिफ्लेक्शन देखते हैं। जॉकी लगी होती है इसमें, ठीक है। और रियोस्टेट यहाँ पर करंट को एडजस्टमेंट करने के लिए लगी होती है। क्या एप्लीकेशन होता है इस पोटेंशियोमीटर का, देखो आप इसके एप्लीकेशन हमने अभी बात करी कि भाई इसका हम दो सेल्स का ईएमएफ्स को कंपेयर करने के लिए E1 अपॉन E2 इजिकल टू L1 अपॉन L2 से इसका कंपेयर कर सकते हैं, दो ईएमएफ्स ऑफ द सेल के, ठीक है। मेजरिंग कर सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस R का भी इसमें मेजर कर सकते हैं हम। कैसे भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस R इजिकल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू में R, ठीक है। और मेजर कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V इजिकल टू KL के फार्मूले से, ठीक है। तो ये तीनों फार्मूला आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों आज की इस वन शॉट मैराथन क्लास में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लगी क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इस पर टॉप 30 क्वेश्चंस की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।